चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में फर्स्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू करें। भाई फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर समझना शुरू किया था। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग समझ रहे थे। उसमें एमसीक्यू, वन सेंटेंस और जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो तो हमने समझे थे। अब आज हमें समझना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ब्रीफ क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, पर हाँ, इनमें से थोड़ा सा बनाकर 2 मार्क में भी पूछा जाता है। तो देखो, यहाँ पर हमें 3 मार्क के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन समझने हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं और शॉर्ट में उसके आंसर्स लिख रहा हूँ मैं। अब 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कैसे लिखने होते हैं कि जिससे पूरे मार्क्स मिले। मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, पर ध्यान से समझना बेटा कि 3 मार्क के क्वेश्चन आप लोग कैसे लिखोगे। तो 3 मार्क के क्वेश्चंस लिखने के लिए जो है वो सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको पूछा हुआ है उस टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बारे में एक आध पॉइंट लिखो। आप लोग 2 पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन में आने चाहिए, एक डेफिनेशन, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, बरोबर। उसके बाद आप लोग मेन आंसर शुरू करो, जो भी पूछा हुआ है मेन आंसर शुरू करो। अच्छा, उस मेन आंसर में अगर सपोज कोई आपका क्वेश्चन है जिसमें हेड पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताना है, तो मैंने यहाँ पे सब हेड पॉइंट्स लिखे हुए जो आपके टेक्स्ट बुक में ब्लैक कलर में दिए गए होते हैं, तो वो हेड पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अब 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो सबके सब नहीं लिखने हैं। मैंने लिखे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सबके सब एग्जाम में नहीं लिखने हैं। 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए कोई भी जो है वो 3 या 4 अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। अच्छी तरह से मतलब सबके अंदर आपके 2-2 पॉइंट होने चाहिए। ऐसे 3 या 4 पॉइंट कोई भी एक्सप्लेन करो, बरोबर। अगर हेड पॉइंट नहीं है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन लिखने के लिए जो है वो आपके 7 से 8 पॉइंट होने चाहिए उसके अंदर। एक ऊपर डेफिनेशन, फिर एक एक्स्ट्रा लाइन इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट, और उसके बाद आंसर के जो है वो 6-7 पॉइंट। इतने आपको लिखने हैं तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म मिलते हैं। और जब भी आप आंसर लिखो तो आंसर में लाइन रिपीट मत करो। आप लोग क्या करते हो पता है, पहले जो लाइन लिखी है 2-3 लाइन बाद फिर से वही लिखते हैं, 2-3 लाइन बाद फिर से वही रिपीट कर देते हैं। रिपीटेशन मत करो। 6-7 पॉइंट लिखो, सब आंसर के अकॉर्डिंग होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आपके 3 मार्क्स कंफर्म आएंगे। अरे बात ध्यान, तो यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा ना, फर्स्ट चैप्टर का अभी समझा रहा हूँ, हर चैप्टर में समझाऊंगा, तो उस वक्त ध्यान देना कि हर आंसर को लिखना कैसे है, उसे अच्छी तरह से समझना। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है। अब ये आंसर अगर लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर व्हाट इज मैनेजमेंट वो लिखो, डेफिनेशन लिखो। सबसे सिंपल डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो ना कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये बेसिक डेफिनेशन है, मैंने यहाँ कोई लिखी नहीं है, पर वो एक बेसिक डेफिनेशन कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन, ये आपको जो इजी लगता हो वो डेफिनेशन लिखो। उसके बाद जो है वो कोई भी एक पॉइंट लिखो। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है, तो आप मैनेजमेंट के बारे में इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिख सकते हो कि कोई भी बिजनेस में अगर सक्सेस चाहिए तो वहां पर मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी हो जाता है। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं ना। और वहीं उसके बाद शुरू कर सकते हैं कि सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलो। तो इसी वजह से मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इस तरह से है। ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन लिख के, फिर इनमें से पॉइंट्स लिखो। अब ये हेड पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन सब के अंदर आपको 2-2 3-3 पॉइंट लिखने होते हैं, और मैंने सब लिखे हैं। आप कोई भी 4 ढूंढ के पसंद करके वो लिख सकते हो। जब आप कोई प्रोसेस लिखते हो पूरी, तो लाइन वाइज लिखना है और सब लिखना है। प्रोसेस नहीं लिख रहे हैं तो ऐसे हेड पॉइंट में 3 मार्क के लिए कोई भी 3 या 4, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई भी 2 या 3 आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क में सब लिखना कंपलसरी नहीं है। ओके, तो चलो अब इनके हेड पॉइंट शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जो जो हेड पॉइंट्स के अंदर जो मैं बातें बोलूंगा वो उसके अंदर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, लेकिन जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में एक लिंक रख दूंगा, आप लोग चेक करना उसके बाद, कि जिसके अंदर इसके अंदर के पॉइंट्स भी पूरे लिखे हो, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, तो उसे आप लोग एक बार चेक कर लेना फिर। चलो अब यहाँ पे समझे कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझे। सबसे पहले नेसेसरी इन एवरी फील्ड, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो हर फील्ड में जरूरी है। मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ बिजनेस में सक्सेस मिलती है ऐसा नहीं है, हर फील्ड है, कि भले वो कोई भी फील्ड हो, कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, एजुकेशन एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, कोई भी तरह की फील्ड हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट जरूरी है। मतलब हर फील्ड में सक्सेस के लिए हमें मैनेजमेंट की एक्टिविटी करनी पड़ती है।
जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब एक्टिविटीज तो सभी फील्ड में होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होता है ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट हर फील्ड के लिए जरूरी है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब कोई भी बिजनेस में एक परफेक्ट वे में मैनेजमेंट होता है तो जिसकी वजह से बिजनेस के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। कौन कौन से रिसोर्सेज? तो भाई भले वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं, मेन मेड रिसोर्स में मशीन यूज कर रहे हैं, मैन पावर का यूज कर रहे हैं, लोगों का यूज हो रहा है, कोई भी रिसोर्सेज का बिजनेस में यूज होता है तो अगर मैनेजमेंट बरोबर है तो उन रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है और जिसकी वजह से बिजनेस में एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है हम। ठीक है। या फिर दूसरा आता है कि अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो सबके अंदर दो दो पॉइंट ही लिखने हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ उसके दो दो सेंटेंस से आप लोगों को लिखने होते हैं, वो आप लोग नोट करते जाना वैसे। फिर उसके बाद आता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि परफेक्ट मैनेजमेंट की वजह से बिजनेस के हर ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो पाते हैं, मतलब हर गोल को अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जब मैनेजमेंट परफेक्ट होता है तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो पाता है और जिसकी वजह से बिजनेस में जो भी हमें गोल चाहिए वो गोल हम अच्छी तरह से अचीव कर पाते हैं। इसी वजह से कोई भी फील्ड में, सिर्फ बिजनेस नहीं, कोई भी फील्ड में गोल अगर अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करना है तो मैनेजमेंट मस्ट है, मतलब नेसेसरी है। एंड यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, ये भी उसी की तरह कि भाई बिजनेस की सक्सेस के लिए जो है वो मैनेजमेंट बहुत यूजफुल है। अगर कोई भी बिजनेस स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट होता है, अगर हो रहा है, तो उसके पीछे की पूरी क्रेडिट जो है वो मैनेजमेंट को मिलती है। मतलब अगर कोई भी बिजनेस स्मॉल से लार्ज स्केल में जाता है तो वो मैनेजमेंट की वजह से ही लार्ज स्केल में पहुंच पाता है। तो इसलिए अगर बिजनेस में सक्सेस चाहिए हो तो एक परफेक्ट मैनेजमेंट जरूरी होता है, उसी से ही बिजनेस की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है। या फिर इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ, कि बिजनेस में जब इस तरह की सक्सेस मिलती है, इस तरह की ग्रोथ होती है कि बिजनेस स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे बिजनेस से कंपनी के बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ होने की वजह से बिजनेस में नए नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है और बिजनेस जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाता है। कि भाई सोसाइटी में जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो पाती है, नए नए लोगों को नौकरियां जो है वो मिलती है ऐसे बिजनेस की वजह से। और ये सब चीजें भी तभी पॉसिबल है जब बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट हो। मतलब अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो बिजनेस में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी क्रिएट होगी, सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी दूर होगी एंड बिजनेस एंड वर्कर्स दोनों की ग्रोथ अच्छी तरह से हो पाएगी। ये सब के पीछे मेन बेस होता है प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये तो सीधी सी बात है ना कि भाई अगर बिजनेस के प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से ये सब बेनिफिट मिलते हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ता ही है। ये सबको मिक्स करके इसमें लिख सकते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट, कि भाई बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो पाता है, बिजनेस में कोई भी तरह का वेस्टेज नहीं हो पाता, हम जो है वो बिजनेस को प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं, बिजनेस के गोल अचीव कर पाते हैं और इन सब के साथ साथ बिजनेस का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता है कि नहीं? तो इसलिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो हम लोग एक अच्छी लिमिट तक ले जा सकते हैं। एंड देन सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स आते हैं। सोशल बेनिफिट मतलब कि भाई देखो हम बिजनेस हैं, बिजनेस सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। सोसाइटी जब बिजनेस को एक्सेप्ट करती है तो बिजनेस अच्छी तरह से चलता है, उसके बिना नहीं चल पाता है। बिजनेस जो है वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज का यूज करता है और जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो सोसाइटी तक ही पहुंचाता है। ऐसा ही होता है ना, वहीं से ही हमें रिसोर्स मिलते हैं, सब रॉ मटेरियल वगैरह सब वहीं से मिलते हैं और जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो भी सोसाइटी तक ही पहुंचाया जाता है, बराबर ना? और बिजनेस जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस में सोसाइटी तक पहुंचाता है तो बिजनेस को तो प्रॉफिट होता ही है, सोसाइटी में भी जो है वो अच्छे खासे प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस में मिलते हैं, तो सोसाइटी का भी वेलफेयर होता है, सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है। और ये सब चीजें भी किसकी वजह से हो पाती है? प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से ही। तो इसलिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो बिजनेस में सिर्फ खुद को ही नहीं सोसाइटी को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाता है। एंड फिर नेशनल मोटिव आता है
कि नेशनल मोटिव, पूरे देश को जो है वो बेनिफिट मिले। जब प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह का बेनिफिट जो है वो बिजनेस प्रोवाइड कर पाता है सोसाइटी को, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली पूरी कंट्री का ग्रोथ होता है। अगर बिजनेस में, सॉरी, कंट्री में हर बिजनेस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये सब जो है वो एक्टिविटीज करता हो, या कहो कि इस तरह से काम करता हो, तो नेशन को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता ही है। कंट्री की ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, सब तरह के बेनिफिट मिलते हैं ना, तो ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ भी जो है वो अच्छी हो पाती है। और ये सब भी किसकी वजह से होता है? प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। इसी वजह से बिजनेस में जो है वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत है, कि बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है हमें। आ रहा है बात ध्यान? समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से नोट करो। ये सब पॉइंट है, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हो उसे याद करो, और उसके अंदर के पॉइंट्स आप लोग याद करो। ठीक है, नोट कर लो इसे, तो फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन समझे। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन हमें समझाना है। हमने चैप्टर में समझा था कि मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन तीनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो वो मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह क्यों है वो हमें बताना है। तो अब ये जब आंसर पूछे ना, तो इसमें पहले ये प्रोफेशन की सिंपल डेफिनेशन ये तो लिख सकते हो, ये पॉइंट पहले लिखना जरूरी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। इसके अलावा भी टेक्स्ट बुक में दूसरी डेफिनेशन भी आपको वो लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, और फिर प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें 4-5 ही हैं, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उसमें किसी में 8-10 होते हैं तो उसमें से आप लोग 4-5 करके लिखो, इसमें तो है ही ये 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक, तो वो सभी लिखना अच्छी तरह रहेगा, बराबर। तो समझना, अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह हमें समझाना है, तो सबसे पहले तो भाई प्रोफेशन क्या, जनरली भी पहले बताया, तो प्रोफेशन मतलब पता है ना कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए पहले हमें स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है, स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके बाद सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। भाई डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, ये सब जो है वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं, कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, उन्हें पहले जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज लेनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसके बाद सोसाइटी में सर्विस का काम करते हैं। सर्विस का ही काम होता है ना उसके लिए, है कि नहीं, कि भाई सोसाइटी में उसके रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में उनको फीस मिलती है, तो ये प्रोफेशन है। डेफिनेशन में भी पढ़ो तो वही है कि प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। कोई स्पेसिफिक फील्ड के लिए पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ती है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी, और पूरी सोसाइटी के फायदे के लिए ये काम किया जाता है, मतलब सोसाइटी को सर्विस देने का काम होता है, बदले में उन्हें फीस मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोफेशन है। तो यही चीज मैनेजमेंट में भी होती है। मैनेजमेंट के लिए भी पहले स्पेशलाइज नॉलेज लेना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और फिर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, बिजनेस के बेनिफिट के लिए मैनेजमेंट काम करता है या मैनेजर काम करता है, तो इसलिए तो वो भी एक तरह का प्रोफेशन कहलाया है कि नहीं। मैनेजर को भी उसके बदले में फीस मिलती है। यही सब बातें हैं, और यही सब बातें डिटेल में समझानी हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे कि भाई पहले आता है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो डेफिनेशन में ही है, कि कोई भी प्रोफेशन के लिए पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है, पर्टिकुलर डिग्री हाथ में होना जरूरी है, कि अगर कोई लॉयर बनता है तो उसके लिए एलएलबी की डिग्री बहुत जरूरी है, कोई डॉक्टर बनता है तो एमबीबीएस, एमडी की डिग्री होनी चाहिए, सीए के पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर कोई मैनेजर बन रहा है तो उसके पास बीबीए या एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, है ना। बीबीए, एमबीए वो जरूरी है, तो वो डिग्री, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसे लेना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैनेजमेंट भी प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि उसके लिए भी पहले बीबीए और एमबीए की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। देन इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। कोई भी प्रोफेशन में जो है वो हमेशा नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ती है, या कहो हर वक्त नई नई चीजों का रिसर्च करना पड़ता है। प्रोफेशन एक्टिविटी ऐसी है कि जिसमें स्टडी, रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है, गवर्नमेंट के नए रूल्स बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग खुद को नया नया रिसर्च करना ही पड़ता है, कंटिन्यूसली करना पड़ता है।
कि अगर कोई लॉयर है, उसने भले जो है वो अपनी पढ़ाई के वक्त कितने भी कानून पढ़े हो, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नया कानून, कोई नया रूल बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उस वकील को वापस पढ़ना ही पड़ता है कि नहीं? रिसर्च करना पड़ता है, वो नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ती है। सीए ने भले कितने भी जो है वो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े हुए हो, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगाया है तो वो सीए को फिर से उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ना? डॉक्टर ने भले कितनी भी बीमारियों के बारे में पढ़ा हो, लेकिन अगर जो है वो मार्केट में या सोसाइटी में कोई नई बीमारी आ जाती है, कोविड जैसी बीमारी जो पहले थी नहीं, तो फिर डॉक्टर को भी उसके लिए जो है वो रिसर्च करना पड़ता है, खुद को अपडेट करना पड़ता है ना? तो उसी तरह से मैनेजर को भी, भले उसने मैनेजमेंट के लिए कितनी भी पढ़ाई की है, बीबीए एमबीए की कोई भी नॉलेज उसने ली है, फिर भी अगर मार्केट में कोई नई सिचुएशन आती है, जो सिचुएशन कभी थी नहीं, कोई नया केस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर को खुद को अपडेट करना जरूरी है। इसी वजह से मैनेजमेंट में भी जो है वो प्रोफेशन की तरह कंटिन्यूसली नॉलेज इंक्रीज होती है, रिसर्च होता रहता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर प्रोफेशन जो है वो अपने एसोसिएशन से जुड़ता है या अपना एसोसिएशन बनाता है। जो एसोसिएशन का काम होता है उसके रिगार्डिंग जो है वो पर्सन को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, उनको अपडेट करना हर चीज के लिए, ये इस एसोसिएशन का काम है। और हर प्रोफेशनल एक्टिव पर्सन को अपने एसोसिएशन से जुड़ना पड़ता है। भाई डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, सीए है तो सीए का एसोसिएशन, जैसे आईसीए चलता है, बराबर ना? तो उसी तरह से हर एक का अपना अपना एसोसिएशन है। अब मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का भी जो है वो एसोसिएशन है, जैसे हमारे इंडिया में आईआईएम चलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये एसोसिएशन इंडिया में अलग अलग जगह पर है, जिसका मेन काम होता है कि जो भी मैनेजर बनना चाहते हैं उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उसे हमेशा अपडेट रखना, ये उस एसोसिएशन का काम है, बरोबर? तो हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन है, इसी वजह से भी मैनेजमेंट प्रोफेशन कहलाता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि अपने रूल्स तैयार करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, कि अपने रूल्स वो तैयार करते हैं, और हर प्रोफेशनल पर्सन को वो रूल्स मानना कंपलसरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। तो इसी तरह से जो मैनेजमेंट में जो मैनेजर बनते हैं, तो उनके एसोसिएशन भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। मैनेजमेंट एसोसिएशन भी काम करते हैं, जो हर मैनेजर को वो रूल्स, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है। इसी वजह से भी मैनेजमेंट प्रोफेशन की कैटेगरी में आता है। एंड देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर प्रोफेशनल पर्सन की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोफेशनल भले फीस के लिए काम कर रहा है, पर उसकी पहली ड्यूटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस प्रोवाइड करना, बरोबर ना? ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या इसके अलावा कहो कि वो जो भी प्रोफेशन में काम कर रहा है वहां ईमानदारी से काम करे, लॉयल्टी से काम करे, ये हर प्रोफेशन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कि अगर सीए जो है वो कोई बिजनेस का अकाउंट लिख रहा है, तो उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो अपने पास सीक्रेट रखे। एक सीए होता है वो 10 बिजनेस का, 100 बिजनेस का भी जो है वो अकाउंट संभालता है। तो ऐसे ना हो कि सीए जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए और एक दूसरे के सीक्रेट एक दूसरे के बिजनेस में शेयर करता हो। ऐसा अगर सीए कर रहा है तो ये चीज गलत है। कोई डॉक्टर अगर जो है वो इलाज कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले फीस मिले, पैसे मिले तो इलाज करना है। सामने अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है तो पहले इलाज करना है, फिर फीस के बारे में सोचेंगे आगे, बराबर ना? ये सब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो हर प्रोफेशन को मानना जरूरी है। तो मैनेजर के लिए भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो मैनेजर काम करे, ना कि बिजनेस को डुबाने के लिए, बराबर ना? बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए उस मैनेजर को काम करना होता है, ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर? तो इसलिए हर प्रोफेशन की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हर मैनेजर को माननी है। तो इन सब बातों की वजह से मैनेजमेंट को जो है वो प्रोफेशन कहा जाता है। बता रही है? क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो चलो इसे अच्छी तरह से नोट कर लो ये सब पॉइंट्स, फिर उसके बाद का क्वेश्चन समझो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि टॉप लेवल पे जो भी लोग बैठे हुए हैं बिजनेस में, वो उनका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। तो अब इसमें इसमें कोई हेड पॉइंट्स तो नहीं है, डायरेक्ट फंक्शंस हैं। तो ऐसा आंसर जब आप लिखो तो ऊपर एक दो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखना, और उसके बाद इन फंक्शंस में से कोई भी 6 या 7 आपको समझाना है। मैंने यहाँ पे सब शॉर्ट में लिखे हैं,
आपको डिटेल में लिखना है, मतलब पूरा पूरा सेंटेंस करके, पर इनमें से कोई भी 6-7 आपको एक्सप्लेन करने हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग वही लिख सकते हो कि कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए 3 लेवल्स हो जाती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। और उसमें टॉप लेवल पे कौन कौन आते हैं तो वो लिख सकते हो कि टॉप लेवल पे बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब जो है वो टॉप लेवल पे आते हैं। और ये टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग क्या क्या काम करते हैं तो उनके फंक्शंस यहाँ पर हैं। जैसे सबसे पहला और मेन फंक्शन होता है टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन गोल, तो ये टॉप लेवल के लोग तैयार करते हैं। मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और उसके अंडर में सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। सपोज पूरे साल का या लॉन्ग टर्म, भाई 5 साल में इतनी ग्रोथ करनी है तो हर साल साल में क्या करना है, ये सब गोल्स ये तैयार करते हैं कि मेन गोल इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, ये सब ये तैयार करते हैं। डायरेक्टर एक्ट एज अ ट्रस्टी, कि टॉप लेवल पे बैठे हुए डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो बिजनेस के ट्रस्टी का काम करते हैं कि बिजनेस में कोई भी तरह की प्रॉब्लम इश्यू क्रिएट हुआ तो पहली उंगली डायरेक्टर्स पे उठाई जाएगी कि भाई आपने जो है वो ये काम क्यों नहीं संभाला, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार होते हैं। एंड सिलेक्ट सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स, टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग जो है वो बिजनेस के सीईओ को डिसाइड करते हैं कि कौन सीईओ बनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, हायर लेवल पे और कौन कौन होंगे, भाई जैसे जनरल मैनेजर कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, ये सब भी टॉप लेवल पे डिसाइड होता है। और उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी ये भी साथ में डिसाइड किया जाता है। इनके अलावा सैंक्शन बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, टॉप लेवल पर ही जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट सैंक्शन होते हैं कि बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हो उन सबके अलग अलग बजट्स वो टॉप लेवल पे सैंक्शन होते हैं, मतलब कंफर्म होते हैं, अप्रूव होते हैं। फिर टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, हाँ बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब कहलाते हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प करते हो। बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज, बिजनेस के शेयर होल्डर, बिजनेस के क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सब बिजनेस को हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ये सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो उनके इंटरेस्ट की केयर करना ये टॉप लेवल का काम है। उनका इंटरेस्ट मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स को बिजनेस से फायदा मिलना चाहिए, वो सब हमें फायदा दे रहे हैं तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। किस तरह से केयर करनी है वो देखने का काम टॉप लेवल का है। देन टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिजनेस में अगर कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म अगर टिका के रखना है, कुछ यूनिक पोजीशन पे बिजनेस को लेके जाना है तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसके डिसीजन भी टॉप लेवल पे लिए जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक और एक यूनिक पोजीशन पे पहुंच सके। देन एनालाइज एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बिजनेस में कोई भी तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी तरह की लीगल प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सब भी देखने का काम टॉप लेवल का है और उसे एनालाइज करने का काम भी उनका, मतलब एनालाइज करना, देखना, उसे सॉल्व करना, ये सब टॉप लेवल पे आता है। देन सुपरविजन अकॉर्डिंग टू प्लान, हाँ तो बिजनेस में जो भी ये प्लान बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव तैयार किया, उसके हिसाब से प्लान तैयार किया, तो उसके हिसाब से पूरे बिजनेस में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सुपरवाइज करने का काम भी टॉप लेवल का है। ये प्लानिंग तो कर दिया, प्लानिंग के हिसाब से सब काम हो रहा है तो सुपरविजन भी इनके हाथ में आ जाता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, ये सब डिसीजन भी टॉप लेवल पे लिए जाते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, कितना बिजनेस में रिजर्व फंड में रखा जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब डिसीजन टॉप लेवल पे आ जाते हैं। एंड एनालिसिस रिपोर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, कि भाई बिजनेस में जो भी एक्टिविटी चल रही है, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल पे जो भी कामकाज हो रहा है, उन सब की रिपोर्ट वो टॉप लेवल पे मंगवाई जाती है और उसका एनालाइज होता है कि उसको चेक किया जाता है कि भाई सभी बिजनेस में कामकाज बरोबर चल रहा है कि नहीं, ये देखने का काम भी टॉप लेवल का। अरे ना बात ध्यान, मतलब इन शॉर्ट बिजनेस में जो मेन मैनेजमेंट है वो मेन मैनेजमेंट की जवाबदारी वो टॉप लेवल पे आ जाती है, बरोबर। नोट कर लेना बेटा, इनमें से 3 मार्क्स में पूछे तो कोई भी 6-7 पॉइंट लिखने हैं, एक एक सेंटेंस के ही हैं, और अगर 2 मार्क में पूछ रहे हैं तो कोई भी 4 या 5 पॉइंट आपको लिखने हैं इसके, ठीक है, तो उसके हिसाब से याद कर लेना है इसे, लिख लो। फिर दूसरा देखें,
फिर उसके बाद का हम लोग क्वेश्चन समझे तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है गिव डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि बिजनेस में जो मैनेजमेंट की 3 लेवल्स आती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, उन तीनों के बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, तो डिफरेंस बिटवीन की तरह लिखना है हमें। तो यहाँ पर मैंने उसके मेन हेड पॉइंट्स लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। डिफरेंस मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, मैंने हेड पॉइंट्स लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। और एग्जाम में जब पूछे तो इनमें भले जो है वो ये सब पॉइंट्स ना लिखकर इनमें से कोई भी जो है वो 3, 4 या 5 पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो डिफरेंस के लिए, क्योंकि तीनों का ही बताना है ना, तो कोई भी 3, 4, 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 3 मार्क्स में। सब लिख रहे हो तो भी बढ़िया है, क्योंकि डिफरेंस में तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट से लिखने हैं इसके अंदर। तो चलो अगर डिफरेंस समझे 3 लेवल्स के बारे में, तो डिफरेंस में पहला पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग तीनों का डिफरेंस बताना। अच्छा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पहले एक पॉइंट समझना बेटा आप लोग। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का मतलब जनरली हम लोग सेम समझते हैं, सेम ही समझते हैं, बोलते वक्त तो हम लोग सेम ही यूज करते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन पहले होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है रूल्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीजें तैयार करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव तैयार करना, पॉलिसीज तैयार करना, रूल्स तैयार करना, ये सब तैयार करना वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना वो मैनेजमेंट में आता है, बराबर। एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें तैयार की जाती है, मैनेजमेंट में उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है, बराबर। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह सब की जाती है। आ रही है ना बात समझ में? तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस के रूल्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज वगैरह सब चीजें तैयार करना। तो उसके अकॉर्डिंग टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल में क्या आता है, तो टॉप लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, मैनेजमेंट का प्रोपोर्शन कम रहता है, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है कि भाई चीजें तैयार की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन आगे होता है, बरोबर ना। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कम चीजें आती हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ ज्यादा है, बिजनेस के रूल्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा ही काम किया जाता है, मेन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आता है, बरोबर ना। तो भाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है और मैनेजमेंट जो है वो कम है। हाँ, ये चीज ध्यान देना बेटा, टेक्स्ट बुक में ये चीज आपको गलत दी गई है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग एरर है कि टेक्स्ट बुक में तीनों लेवल के लिए जो है वो बातें उल्टी लिख दी गई है। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि टॉप लेवल पर मैनेजमेंट ज्यादा है पर एडमिनिस्ट्रेशन कम है, पर ये चीज सही नहीं है, ये उल्टा आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा है और मैनेजमेंट कम है, टेक्स्ट बुक में उल्टा है बेटा, तो ये चीज ध्यान से समझना है। आप लोगों को चाहिए तो आप भले कहीं पे भी सर्च भी कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च करो और कहीं पे भी आप लोग चेक करो, तो चीजें यही आती है कि टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा, मैनेजमेंट कम, रूल्स बनाना ज्यादा, फॉर्मेशन ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन कम है। मिडिल लेवल पे दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी इक्वली रहता है और मैनेजमेंट भी इक्वली, दोनों सब सिंपल सिंपल रहते हैं, क्योंकि मिडिल लेवल होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, वो सब जो है वो मिडिल लेवल पे आ जाते हैं, वैसे ही होता है ना। तो इसीलिए जो हर एक डिपार्टमेंट के हेड हैं वो अपनी डिपार्टमेंट के लिए जो है वो रूल्स, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, मतलब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और टॉप लेवल से जो काम मिला है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट भी करते हैं, मतलब वहाँ मैनेजमेंट भी होता है ना। मतलब यहाँ पर ज्यादातर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोपोर्शन इक्वल रहता है और बॉटम लेवल पर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे कम है, क्योंकि वहाँ कोई रूल्स, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स बनाए नहीं जाते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है टॉप बॉटम लेवल पे, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा, इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ध्यान देना बेटा, हमारी टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उल्टा लिख दिया गया है, पर सही चीज ध्यान से समझना। फिर उसके बाद इंक्लूड्स कि हर एक पे कौन कौन इंक्लूड, तो टॉप लेवल पे कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सब टॉप लेवल पे आ जाते हैं। बॉटम लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होता है, सॉरी मिडिल लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होता है, तो डिपार्टमेंटल हेड, अलग अलग एक्सपर्ट हुए, ठीक है ना, कोई भी फील्ड के जो है वो एक्सपर्ट कहलाए, ये सब जो है वो मिडिल लेवल पे आ जाते हैं। और बॉटम लेवल में मेनली वर्कर्स, जॉबर्स, फॉरमैन, ये सब जो है वो बॉटम लेवल पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये इंक्लूड्स। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहें तो टॉप लेवल पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि बिजनेस की मेन अथॉरिटी टॉप लेवल पे होती है और पूरी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है,
मिडल लेवल पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोपोर्शन इसके कंपेयर में कम होता है। टॉप लेवल के कंपेयर में यहाँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। इन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है खाली अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कि अपने डिपार्टमेंट को संभालो, पूरे बिजनेस का लेना देना या पूरे बिजनेस की अथॉरिटी इन्हें नहीं दी जाती। और यहाँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होती है बॉटम लेवल पे, क्योंकि इन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सिर्फ अपने डिवीजन का काम करना, मतलब उनके एरिया उनके रिगार्डिंग जो भी काम आता है सिर्फ वही संभालना, ये उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ सबसे ज्यादा होता है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ और कम रहता है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कहो तो टॉप लेवल पे नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम होते हैं। बिजनेस में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो टॉप लेवल पे नंबर सबसे कम रहते हैं भाई। टॉप लेवल पे ज्यादा से ज्यादा 5-10 लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी टीम मिला लो या जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये सब मिलाकर 10-12 लोग होते हैं, यहाँ सबसे कम। मिडिल लेवल पे नंबर ऑफ मेंबर इसके कंपेयर में थोड़े ज्यादा होते हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड वगैरह और एक्सपर्ट्स वगैरह वो सब वहाँ पे काम करते हैं, तो इसके कंपेयर में लोग यहाँ ज्यादा होते हैं। और बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग बॉटम लेवल में आ जाते हैं, वहाँ नंबर ऑफ मेंबर सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेन फंक्शंस मेन एक्टिविटी वो बॉटम लेवल पे चलती है, इसलिए वहां पर जो है वो लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। कंपिटेंस का है, यहाँ कंपिटेंस मतलब सिंपल भाषा में कहो तो हर लेवल पे बैठने के लिए उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जैसे अगर टॉप लेवल पे होना चाहिए, टॉप लेवल पे जो भी लोग हैं उन्हें ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए उनका, मतलब उन्हें हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक आध फील्ड में एक्सपर्ट हो ऐसा नहीं चलेगा, हर फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन वही जो है वो टॉप लेवल पे काम कर सकते हैं, वहाँ कॉम्पिटेंस बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब वहाँ पे जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसका हो वो टॉप लेवल पे आता है। मिडिल लेवल पे कौन लोग बैठते हैं, तो मिडिल लेवल पे कोई पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट प्रोफेशंस कि जिन्हें अपनी फील्ड की जो है वो नॉलेज बहुत अच्छी है, अपने डिपार्टमेंट को संभालने की नॉलेज बहुत अच्छी है, वो मिडिल लेवल पे आते हैं। और बॉटम लेवल पे बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उन्हें जो काम सौंपा जाए उतनी नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर कोई वर्कर है जिसे मशीन चलाने का काम सौंपा गया है तो उसे मशीन चलानी आनी चाहिए, इतनी कॉन्फिडेंस उसमें होनी चाहिए सिर्फ, बरोबर। कि अगर किसी को काम सौंपा गया है कि चलो रिपेयरिंग करनी है तो उसे रिपेयरिंग आनी चाहिए बस, ठीक है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ जरूरी नहीं है, टॉप लेवल पे ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, मिडिल लेवल पे जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज स्किल होनी चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट को संभाल सके और यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर सके, इतनी नॉलेज उसे होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, बिजनेस के रूल्स पॉलिसीज कौन बनाता है, तो जैसे यहाँ पर भी बताया कि टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी बनाने का काम सबसे ज्यादा होता है, टॉप लेवल पर ही बनते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। मिडिल लेवल पे ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ज्यादा नहीं बनती, बनती भी हैं तो खाली अपने डिपार्टमेंट के लिए, पूरे बिजनेस के लिए नहीं। मिडिल लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होता है, टॉप लेवल पे जो पॉलिसीज बने उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा। और बॉटम लेवल पर भी कोई पॉलिसी या रूल्स नहीं बनते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स बनाने का काम बॉटम लेवल का नहीं है, उनका काम है उसके उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इनका है। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि भाई आंसरेबल होना, किसको जवाब देना, अगर कोई गलती हुई तो मुझे किसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। हर किसी के ऊपर कोई तो होता है ना, कि मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मुझे उसको जवाब देना है, भगवान या ऊपर वाला नहीं पर कोई तो ऊपर होगा ना, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे इसको जवाब देना है, ये अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। तो टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है, तो टॉप लेवल की अकाउंटेबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट के लिए, कि कुछ भी बिजनेस में प्रॉब्लम हुई तो शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने पैसे लगाए थे, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि बिजनेस में क्यों गलत हुआ है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तो शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट के लिए होती है, इनकी अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल के लिए होती है। मिडिल लेवल किसको जवाब देगा, तो टॉप लेवल को जवाब देगा। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है, तो मिडिल लेवल के लिए, बॉटम लेवल मिडिल लेवल को जवाब देगा, बरोबर समझना बेटा इसे। और डिसीजंस, तो भाई डिसीजंस जो है वो कौन कहाँ से लिए जाते हैं, तो टॉप लेवल पे बिजनेस के मेन कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते हैं, लीगल डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ भी फार रीचिंग डिसीजन लिए जाते हैं, तो भाई आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या होगा,
ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम्स, उनके डिसीजन टॉप लेवल पे होता है। मिडल लेवल पे कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं होते, मिडल लेवल पे डिसीजन होते हैं अपने डिपार्टमेंट के, कि हमारे डिपार्टमेंट को कैसे संभालना है, उसे कैसे चलाना है। उन्हें शॉर्ट डिसीजन होते हैं, फार रीचिंग डिसीजन, मतलब दूर की सोचना, आज से 5 साल बाद ये होगा, ये डिसीजन इनका नहीं है। और बॉटम लेवल पे डिसीजन होते हैं सिर्फ अपने वर्क के, हर वर्कर उनको जो काम सौंपा हुआ है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं, डेली रूटीन वर्क के डिसीजन। इनमें भी कोई लॉन्ग टर्म या कॉम्प्लेक्स डिसीजन इनमें होते नहीं। बताई देन, तो ये हर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तीनों का डिफरेंस समझना बेटा। और जो पहले पॉइंट में बताया टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है तो उसे अच्छी तरह से ठीक कर लेना, पक्का। चलो इसे लिख लो, नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन समझो। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि बिजनेस में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें समझानी है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सबसे पहले तो डेफिनेशन और उसके बारे में एक आध पॉइंट लिखना। मैंने सीधा इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं शॉर्ट में, आप लोग पहले डेफिनेशन और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखना। कोऑर्डिनेशन कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत सारी है। सिंपल वे में कोऑर्डिनेशन मतलब कहलाता है कि बिजनेस के सभी एक्टिविटीज को एक साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलाना, वो कोऑर्डिनेशन है। कि बिजनेस की सब एक्टिविटी एक साथ चल रही है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, वो ये कहलाता है। कल भी इससे पहले जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन समझे थे तब भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि भाई कोऑर्डिनेशन सिंपल समझो कि भाई बिजनेस में जैसे प्रोडक्शन और सेल होता है, कल भी एग्जांपल दिया था मैंने कि भाई प्रोडक्शन एंड सेल होता है जैसे, तो जब प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद जब सेल होगा, तो ऐसे नहीं कि सेल में पूरा स्टॉक खत्म हो गया उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, कि फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करें उसे बनने में 2-3 दिन लगे, तो क्या 2-3 दिन तक सेल बंद रखेंगे हम लोग, तो क्या दुकान बंद करके रखें, ऐसा नहीं ना। हमें पता होता है कि चलो भाई सेल हो रही है, अब इतना सामान खाली हो गया तो तुरंत पहले दूसरा सामान बनाना शुरू कर दो, है ना। ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है एक सेल और प्रोडक्शन में। ऐसे बिजनेस में 100 एक्टिविटी चल रही है, उन सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन रखना वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन है, कि जिससे बिजनेस में हार्मनी बनी रहती है, शांति बनी रहती है, बिजनेस स्मूथली चल पाता है। और बिजनेस के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जरूरी है, हर लेवल पे जरूरी है, मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी में जरूरी है, भले वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है। ये इंट्रोडक्शन पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस हम पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखे हैं, पूरा बना के लिखना, कि जैसे कि मेक मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिव, कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट के सब फंक्शंस इफेक्टिवली चल पाते हैं। मैनेजमेंट के जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है और इफेक्टिव वे में काम हो पाता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। एंड ऑल एक्टिविटीज इन इजी मैनर, बिजनेस की सभी एक्टिविटी, बिजनेस में 100 तरह के काम होते हैं और वो सभी एक्टिविटी इजीली चल पाती है, स्मूथली चल पाती है सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही सब एक्टिविटी स्मूथली चलेगी और इजी चलेगी। नो इनकम्प्लीट और डुप्लीकेट वर्क, अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो बिजनेस में बरोबर है तो बिजनेस की कोई एक्टिविटी बाकी नहीं रहती, कुछ भी काम बाकी नहीं रहता, ना ही कोई काम में डुप्लीकेशन होता है कि एक ही काम दो दो बार हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, या ये तो बाकी रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से। एंड हार्मनी अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन की वजह से डिपार्टमेंट्स के बीच में भी हार्मनी, शांति बनी रहती है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होता है ना तो हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी साथ में चलती है, भले वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कोऑर्डिनेशन उनमें रहता है और सब की एक्टिविटी स्मूथली चल पाती है, और जिससे डिपार्टमेंट में भी हार्मनी बनी रहती है। सिंपल, कोई झगड़ता नहीं है, एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे को नहीं कहेगा कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, हमारा ये काम बाकी रह गया, कि हमारी तो सेल हो गई, तुमने अभी प्रोडक्शन ही शुरू नहीं किया, वो सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लड़ेगा, ऐसा नहीं। कोऑर्डिनेशन होगा तो हार्मनी होगी, सुख शांति होगी और सब स्मूथली चलेगा। बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड टाइम ऑफ एक्टिविटी, ये भी वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी एक्टिविटी का ऑर्डर एंड टाइम के बीच में बैलेंस वो कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। ऑर्डर एंड टाइम के बीच में बैलेंस मतलब कि एक्टिविटी कब शुरू करनी है, कितने टाइम में पूरा करना है, इन सब के बीच का बैलेंस वो कोऑर्डिनेशन से ही होता है। एक टॉप लेवल पे बैठे हुए पर्सन ने कोई ऑर्डर दिया है कि चलो भाई ये काम करना है, इतने टाइम में पूरा करना है,
तो वो कैसे पूरा करना है, जल्दी इस टाइम में किस तरह से पूरा होगा, इन सबके बीच में बैलेंस वो कोऑर्डिनेशन से ही होता है। एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, सबसे जरूरी है कि बिजनेस के जो भी प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी गोल हैं, वो अकम्प्लिश हो पाते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से। बरोबर कोऑर्डिनेशन हो तो गोल भी जल्दी से अचीव हो पाएंगे। आई बात ध्यान है? तो कोऑर्डिनेशन बिजनेस में बहुत जरूरी है भाई, ये इंपॉर्टेंस नोट करना आप लोग। ठीक है, तो चलो लिखो एक क्वेश्चन, दो उसके बाद दूसरा समझो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है हमारा कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस हमें समझाना है, तो भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या, पहले वो हम लोग समझे। सिंपल भाषा में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि बिजनेस में जितने भी ह्यूमंस, मतलब जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, उन सब की केयर करना, उनकी हर छोटी छोटी बातों की केयर करना, इसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। भाई बिजनेस है, बिजनेस में जब हम अलग अलग एसेट्स की बात करते हैं, तो बिजनेस में भले हम एसेट्स में नॉन लिविंग थिंग गिने कि भले लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सब जो है स्टॉक है, ये सब हमारा एसेट है, पर इन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट वो कहलाता है बिजनेस का स्टाफ। बिजनेस का स्टाफ वो सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बाकी के एसेट का यूज हो पा रहा है। बिजनेस में आप बाकी सब नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो संभाल के रख दो तो क्या खुद ही काम करेगी? नहीं भाई, उसे चलाने वाले तो वैल्यूएबल एसेट हमारे स्टाफ ही है ना, है कि नहीं? तो वो ज्यादा जरूरी है ना, और उनकी केयर करना जरूरी है, क्योंकि स्टाफ अगर मजे से काम करेंगे, खुशी से सेटिस्फाइड होकर काम करेंगे, तो नॉर्मली बिजनेस में ग्रोथ हमें दिखाई देगी। और उनकी केयर करना, उनको मैनेज करना, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, कि जिसके अंदर बिजनेस के जो स्टाफ है उनकी हर बातों की केयर करना, कि जैसे कि भाई उनकी प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, उनके अकॉर्डिंग जो है वो उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें बुलाना, सिलेक्ट करना। सबसे पहला काम आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि भाई सामने वाले को नॉलेज कैसी है, उसको स्किल कैसी है, उसके हिसाब से उनको जॉब पे रखना। किसी को भी जॉब पे ना रख लेना, ये पहली बात। फिर उसके बाद उनके लाइक डिसलाइक, उनका पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी नेसेसिटी, इन सब बातों की केयर करके और उसे बिजनेस में इस तरह से संभालना कि जिससे वो बिजनेस में सेटिस्फाइड रहे। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कि लोगों को नौकरी पर रख के छोड़ देना, आप करो काम चुप करके, ऐसा नहीं है। उनकी हर छोटी छोटी बातों की केयर करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। और बिजनेस में जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ये आती है। सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज, कि अगर बिजनेस में उन सबकी प्रॉपर केयर की जा रही है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉपर केयर करेंगे, उनके हर बातों की ध्यान रखेंगे, उनके लाइक डिसलाइक को समझेंगे हम लोग, तो जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, कि जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो पाती है। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, कि बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कि बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट और अच्छा होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज अगर जो है वो ढंग से काम करेंगे, खुशी से काम करेंगे, तो बिजनेस का प्रॉफिट नेचुरली ग्रो होता है। ठीक है ना, बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी। प्रेस्टीज मतलब बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय अगर यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, तो वो बाहर जाकर भी जो है वो यही बात बताते हैं कि हमें तो बिजनेस में बहुत मजा आ रहा है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ के ऑनर अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो इनडायरेक्टली जो है वो बिजनेस का नाम तो इंक्रीज हो ही रहा है। और इसी का ही उल्टा, अगर वो एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो बाहर जाके हमारे बिजनेस का नाम भी खराब करेगा कि यहाँ के लोग सही नहीं है, हमें तो यहाँ पर बॉस जो है वो पूरा दिन जो है वो काम करवाता रहता है। तो सब बातें आती हैं। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो बिजनेस की प्रेस्टीज, गुडविल भी इंक्रीज होती है, हायर स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तो बिजनेस को अगर एक लेवल पे लेके जाना है, बिजनेस की जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसे जो है वो अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कि हम हमेशा ऐसी अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारे बिजनेस में हमेशा ये लेवल जो है वो मेंटेन रहेगी। तो बिजनेस में अगर एक लेवल मेंटेन करनी है हर चीजों में, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि वो लेवल कौन मेंटेन करेगा, बिजनेस का स्टाफ ही मेंटेन करेगा ना। तो हम अगर स्टाफ को मेंटेन करेंगे, जो ऑनर है वो अगर जो है वो स्टाफ को मेंटेन करेगा, तो स्टाफ बिजनेस का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। इसी वजह से बिजनेस में अगर एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, तो उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी आता है। एंड फीलिंग ऑफ वननेस, हाँ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वर्कर्स की केयर की जा रही है, तो उनमें वननेस की फीलिंग आती है।
उनमें जो है वो ऑनर एंड वर्कर्स के बीच का जो है वो भेदभाव, वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। ये सब जो है वो मिलकर एक साथ काम करते हैं। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर वर्कर जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन्हें सब बातें जो है वो केयर भी की जाती है, तो जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम करेंगे एंड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो पाएगा। एंड रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, कि भाई इनकी वजह से लेबर टर्नओवर रेट कम होता है। प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो तो लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होता है। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि भाई वर्कर्स जो है वो बार बार जॉब छोड़ के चले जाना और उसकी जगह पे दूसरे नए वर्कर को रखना, उसे लेबर टर्नओवर कहते हैं। कि मैंने 2 लोगों को नौकरी पे रखा, वो चले गए, अब उसकी जगह फिर से मुझे 2 को रखना पड़ता है, वो भी 1 साल काम करेंगे, चले जाएंगे, फिर से दूसरे 2 को रखना पड़ेगा। ये लेबर टर्नओवर है और ऐसा बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर नए लोग आएंगे, हर बार नए लोग आएंगे तो उनको हर बार फिर ट्रेनिंग देना, उनको हर बार नई तरह से सिलेक्ट करना, पूरी प्रोसेस करना, तो वो अच्छी बात नहीं है। और अगर वर्कर निकल जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो मतलब समझो वो बाहर जाके बिजनेस का नाम भी खराब ही करेंगे कि हमने तो ये जॉब ही छोड़ दी है, बिजनेस बेकार है, नाम तो हमारा खराब हुआ ना। तो इसलिए अगर उनकी केयर करेंगे ना, तो लेबर टर्नओवर रेट कम होता है, बिजनेस में जॉब छोड़ के कोई नहीं जाएगा और बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, ये तो है कि उनकी केयर की जाएगी वर्कर्स की, तो उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, वो अच्छी तरह से मजे से जो है वो बिजनेस में काम कर पाएंगे। एंड इंडस्ट्रियल पीस होगा, हाँ, कि इंडस्ट्री में बिजनेस में जो है वो शांति बनी रहेगी, क्योंकि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो उनमें वननेस की फीलिंग आएगी। ये सब यूनिटी के साथ रहेंगे, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज मिलेगी, कि जिससे बिजनेस स्मूथ चलेगा, इंडस्ट्रियल पीस होगा। बिजनेस में कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इससे, बरोबर। इसलिए आज के टाइम में हर बिजनेस में एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट होते हैं, एक ये भी डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिनका काम ही यही होता है कि बिजनेस के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी केयर करना, कि जिससे ये फायदे हमें मिल सके। आई बात ध्यान, समझना है बेटा ध्यान से। चलो ये भी लिख दो, फिर उसके बाद का एक आखिरी क्वेश्चन देखें हम लोग। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस यहाँ पर हमें डिस्क्राइब कर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसों का मैनेजमेंट करना भाई। भाई फाइनेंस है, पैसे हैं, बिजनेस में बहुत जरूरी है। बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी बिना फाइनेंस के नहीं चलती। नहीं, पैसों के बिना क्या होगा बिजनेस में भाई। और दूसरी चीज है कि फाइनेंस या पैसे, मनी जो है वो बिजनेस का ब्लड कहलाता है, कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जरूरी है और ब्लड का सर्कुलेशन भी जरूरी है, तो उसी तरह से बिजनेस में फाइनेंस जरूरी है और फाइनेंस का सर्कुलेशन भी जरूरी है कि नहीं। और इसी वजह से बिजनेस का जो फाइनेंस है उसका स्पेशल मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट के अलग अलग एरिया में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, तो उसको भी सिंपल भाषा में कहो तो फाइनेंस के लिए जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पैसों के लिए की जाती है, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और अगर ऐसे कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है वो ये 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप आते हैं कि सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, उसके बाद जो है वो उसका यूटिलाइजेशन एंड थर्ड एलोकेशन। फाइनेंस में 3 एक्टिविटी आती है। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कहाँ से फाइनेंस लेना है, कहाँ से पैसे कलेक्ट करने हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कि अगर पैसे कलेक्ट करने हैं तो खुद के पैसे लगा सकते हैं, कि बैंक में से लोन ले सकते हैं, शेयर होल्डर्स में शेयर इश्यू करके वहां से पैसे ले सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले एक्विजिशन कहाँ से होगा, बराबर। फिर उसका जो है वो यूटिलाइजेशन कहाँ पर, कहाँ कितने पैसे यूज करने हैं, कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसे देने होंगे, कहाँ कितना खर्च करना है, तो खर्च करेंगे तो इनकम आएगी ना फिर। तो इसलिए यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, और यूटिलाइजेशन करेंगे तो इनकम आएगी, तो आखिरी में उस इनकम का एलोकेशन कहाँ करना है। एलोकेशन मतलब उसका बंटवारा, जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा बिजनेस में यूज करेंगे, कितना रिजर्व में रखेंगे, कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये प्रॉपर एलोकेशन करना, बरोबर ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें ये 3 फंक्शन मेन आते हैं। एक्विजिशन, पहले एक्वायर करना, पैसे कहाँ से आएंगे, बरोबर। उसके बाद जो है वो यूटिलाइजेशन, उसको अच्छी तरह से यूज करना कि जिससे इनकम बढ़े, और जब इनकम आ जाए तो उसका एलोकेशन,
कि अब उसका यूज कहाँ पे करना है, कि बंटवारा कहाँ करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना रिजर्व रखें, कितना शेयर होल्डर को दें, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। और यही सब चीजें उनके फंक्शन वाइज भी दी गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें जो मैंने बताया ना, ये एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन, वही सब इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है। कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस का हो तो सबसे पहला वही आता है, एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड। बिजनेस में फाइनेंशियल नीड नक्की करना कि कब कब कितने कितने पैसों की जरूर है, क्योंकि जितने पैसे जरूर होंगे उतना ही तो हम एक्वायर करेंगे ना, एक्विजिशन फिर आएगा ना। तो पहले नक्की करना बिजनेस में नीड कितनी है, कितने पैसे चाहिए हमें। देन मेक फाइनेंशियल प्लान, फिर फाइनेंशियल प्लान तैयार करना, कि पैसों के लिए जो है वो मैनेजमेंट करना, कि भाई प्लानिंग करना कि कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ यूज होगा, वही बात कि एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन, उसके लिए प्लानिंग करना। फिर बजट तैयार करना, कि बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बजट तैयार करना। बजट में भी एक तरह से प्लानिंग ही होती है ना, कि भाई इस साल या आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से इनकम मिल सकती है हमें, तो उसके लिए प्लानिंग करना, वो बजट तैयार करना कहते हैं। तो बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बजट तैयार करना, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। एलोकेट फंड, फिर उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट में जो है वो फंड को अलॉट करना, कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें चलो अब हमने फंड दे दिए, ये भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने पैसे चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतने पैसे चाहिए, वो एलोकेशन हो गया। डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर नक्की करना। इन यहाँ तक सब प्लानिंग ही होती है, कि हमें इतने पैसे चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने देने हैं, यहाँ इतना देना है, ये सब एलोकेशन, ये सब प्लानिंग हो गई। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि जितने पैसों की हमने प्लानिंग की है, वो पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे वो डिसाइड करना। कि अगर सब एक ही जगह से मिल रहे हैं ठीक है, कि सब हमने बैंक से उधार ले लिए, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि सपोज बिजनेस में 1 करोड़ की जरूर है, तो हमने 40 लाख बैंक से लिए हैं, और 50 लाख जितने जो है वो हमने शेयर होल्डर से लिए हैं, शेयर इश्यू करके, 10 लाख जितने हमने खुद के लगाए हैं। होता है ना ऐसा, अलग अलग होता है। तो ये कहाँ कहाँ से जो है वो एक्विजिशन हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, वो कैपिटल स्ट्रक्चर, वो डिसाइड करना, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। देन एक्वायरिंग फाइनेंस, फिर जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो वो फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए प्रोसीजर चलाना। भाई बैंक से 40 लाख लेने हैं तो उसकी अलग प्रोसीजर होगी, शेयर होल्डर से 50 लाख लेने हैं तो वो शेयर इश्यू करने की अलग प्रोसीजर होगी, बराबर ना। खुद के 10 लाख लाने हैं तो उसके लिए अलग एक्टिविटी। तो वो फाइनेंस एक्वायर कैसे होगा, कौन सी प्रोसीजर है, वो सब प्रोसीजर चलाना है। देन प्रिपेयर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अब वो पैसे आ गए, अब उसको यूटिलाइज करना। जो हमने प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से हर डिपार्टमेंट वगैरह हर किसी में बांट देना, कि चलो पैसे आ गए अब उसके हिसाब से काम करें। देन फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, फिर मनी रिलेटेड रूल्स भी बनाना, कि जिससे जो है वो पैसे कहीं पे भी वेस्ट ना हो, सबके रूल्स बनाना। कि भाई हमने अगर पैसे लिए हैं, पता है बैंक से लिए हैं तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, हमें शेयर होल्डर से लिए हैं तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो उन सबके लिए भी तो रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, कि इतने पैसे हम इस डिपार्टमेंट को देंगे, इतने पैसे हमें बाहर देने हैं, इतने पैसों का यहाँ खर्च करना है। तो इन सबके रूल्स एंड पॉलिसीज डिसाइड करना। देन प्लान फॉर टैक्स, फिर टैक्स का नक्की करना, कि टैक्स कब कितना भरना है, क्योंकि जितनी इनकम होगी बिजनेस चलेगा तो उसके हिसाब से टैक्स भी देना है। एंड अरेंजमेंट ऑफ एसेट, फिर एसेट वगैरह भी जो है वो तैयार करना। बिजनेस में कितनी मशीन की जरूरत है, कहाँ एसेट चाहिए हमें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, ये सब डिसाइड करना। सो इन शॉर्ट पैसों का हर तरह का मैनेजमेंट करना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये उसमें सब काम आ जाता है। रहेगी बात ध्यान, नोट रहेगा ना ये, ठीक है। हाँ तो इसे नोट कर लेना बेटा अच्छी तरह से। और आज जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 समझा, जो ब्रीफ क्वेश्चन थे वो समझे, अब जो फाइनली पॉइंट वाइज क्वेश्चन हैं, सबसे लॉन्ग 5 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ओके चलो, थैंक यू।